गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर हम आपके लिए SST की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें लास्ट टाइम जो वीडियो था वीडियो जो आपको दी गई थी, या जो चैनल पे आपके लिए मैप से संबंधित जो काम आपको करवाया गया, उसका बहुत ही शानदार आपका रिस्पॉन्स रहा। उसी कड़ी में आगे हम आज जो भारतीय मैप है उससे जुड़े एक वीडियो लेकर फिर आ रहे हैं आपके सामने, और उम्मीद करेंगे यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, ये क्लास भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है, उस केंद्र से जुड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन इस टाइप में होंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन इससे जुड़ा ये बनेगा कि वह स्थान जहां सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर खुला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस खुला या दफ्तर खुला, तो वो स्थान रहेगा बेटा आपका मद्रास। एक बार इससे जुड़े क्वेश्चन बता देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा, वह स्थान जहां सबसे पहले कताई व बुनाई की मशीन लगी। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, और तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि वह स्थान जहां पर पहले कताई बुनाई की मशीन लगी। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि भारत का एक प्रेसिडेंसी शहर। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक है प्यारे बच्चों, वो बनेगा आपका मद्रास, और जिसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, जो हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु। तो चलो तमिलनाडु में चलते हैं फिर। तो ये रहा हमारा मद्रास। तो यहाँ हम मान लें इसको इस तरह से संकेत या इंडेक्स में जिस तरह से हमने चिन्ह दिया है, ये हमारा इंडेक्स है। हम इंडेक्स को हिंदी में संकेत कहते हैं। तो हम कोई भी जो हमारा मानचित्र के ऊपर प्लेस है, इस तरह से उसको डार्क करेंगे, वो जो डार्क स्थान हमारा उस स्थान को या उस केंद्र को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो स्थान है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मद्रास। तो वर्तमान में मद्रास को क्या कहते हैं? चेन्नई। तो तीनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हम दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस या दफ्तर सबसे पहले कहाँ खुला? मद्रास के अंदर। ठीक है। दूसरा है कताई व बुनाई की मशीन, जो सबसे पहले कताई व बुनाई की मशीन वो मद्रास के अंदर लगाई गई थी। इसके अलावा भारत का एक प्रेसिडेंसी शहर, आप चेन्नई को भी दिखा सकते हैं। पीछे भी हमारा इस टाइप का एक क्वेश्चन बना था कि भारत का एक प्रेसिडेंसी शहर। तो बच्चों जो प्रेसिडेंसी शहर है वो 3 स्थापित किए गए थे। पहला हमने जैसे बंबई में बताया था, दूसरा मैंने चेन्नई या मद्रास को बताया, और तीसरा हमारा रहेगा कलकत्ता। तीनों ये वो शहर थे या वो बड़े केंद्र थे या वो बड़े बंदरगाह थे जो उसमें अपनी बहुत सी आर्थिक गतिविधियों के लिए जुड़े थे। बंदरगाही नगर इनको हमें कहा गया है, और यहाँ बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधियां होती थी, और यहाँ से व्यापार का बहुत बड़ा संचालन होता था। तो इस वजह से इन स्थानों को अंग्रेजों ने एक प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित किया, जिनको बहुत बड़े नगर या केंद्र के रूप में विकसित किया। तो इस तरह से हम मद्रास के अंदर ये तीनों स्थानों को, ये तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन का एक आंसर बनेगा, वो होगा मद्रास। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, तो वो सुनो बच्चों ध्यान से। आप उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अगले जो क्वेश्चन हैं वो ये रहेंगे हमारे इस तरह। इससे संबंधित हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि वह स्थान जहां सेठ हुकमचंद ने
1917 में 1917 में जूट मिल 1917 में जूट मिल लगाई। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये नोट करेंगे आप सभी। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, वह स्थान जहां धुआं निरोधक कानून बना। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि वह स्थान 19वीं सदी में जहां सर्वोच्च न्यायालय था, कि वह स्थान जहां 19वीं सदी में सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय था। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा हमारा कि वह स्थान जहां 19वीं सदी में सर्वोच्च न्यायालय था। चौथा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, भारत का एक प्रेसिडेंसी शहर। और पांचवा जो क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजों की प्रारंभिक कैपिटल या राजधानी। तो ये जितने क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बताए, इन सब क्वेश्चन का आंसर केवल एक है, वो है, इनका आंसर है कलकत्ता। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, उन सब क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कलकत्ता, जो भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ये रहा हमारा कलकत्ता, ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है और यहाँ हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये रहा हमारा कलकत्ता। तो इसको हम यहाँ जो ये स्थान जो हम दिखा रहे हैं, ये कौन से स्थान को रिप्रेजेंट करता है? कलकत्ता को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दो बच्चों एक बार दोबारा, कि वह स्थान जहाँ सेठ हुकमचंद ने 1917 में जूट मिल लगाई, जो जूट मिल 1917 में लगी, वो कहाँ लगी थी? कलकत्ता में। दूसरा क्वेश्चन, कि वह स्थान जहां धुआं निरोधक, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चिमनियां थी और बहुत ज्यादा मान लो प्रदूषण होता था, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था, जिसको धुआं निरोधक कानून कहा जाता है। ये जो कानून है वो कहाँ पारित हुआ या कहाँ बना? वो भी कलकत्ता में। तीसरा जो क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 19वीं सदी में सर्वोच्च न्यायालय था। देखो बच्चों, यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो 1774 में हुई थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी और उस कोर्ट की जो स्थापना है वो 1774 में की गई थी। और वहां कहाँ स्थापित किया गया था? वो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था ये। चौथा क्वेश्चन, भारत का एक प्रेसिडेंसी शहर। दो मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं आपको, और ये तीसरा है जिसका नाम क्या है? प्रेसिडेंसी शहर, वो है कलकत्ता। और पांचवा जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों की प्रारंभिक जो राजधानी थी, दिल्ली से पूर्व हमारे भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी? कलकत्ता। और इस तरह से ये जो सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के जो आंसर है वो कलकत्ता ही बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इनको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और ताकि जब आपके एनुअल एग्जाम हो उनके अंदर इनको अच्छे से आप रिवाइज कर सकें, इनके अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला हमारा इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और रह गया बच्चों, कि रामचरितमानस का पहला संस्करण छपा, यानी कि पहला जो मान लें इसका अनुवाद किया गया था रामचरितमानस का, वो भी कलकत्ता के अंदर ही जिसका अनुवाद किया गया था बच्चों। कि जो रामचरितमानस है एक धार्मिक पुस्तक हमारे भगवान राम के जीवन से जुड़ी है, इस पुस्तक का पहला जो संस्करण है, पहला जो वॉल्यूम है, वो कहाँ छपा था? वो भी कलकत्ता के अंदर छपा था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा
कि वह स्थान जहां पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगी, कि पहली प्रिंटिंग प्रेस, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस से तात्पर्य छापा खाना या जिसको मुद्रणालय भी कहा जाता है। तो ये भारत की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है बच्चों, वो गोवा में लगी थी। ये सबसे पहले भारत के अंदर जो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने पहला जो अपना छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना या उसको कहाँ लगाया था, गोवा के अंदर। तो चलते हम गोवा में। ये रहा बच्चों हमारा गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो यहाँ वो प्रिंटिंग प्रेस लगी थी हमारी। तो इस तरह से हम गोवा के अंदर इस प्रिंटिंग प्रेस को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कहाँ लगी थी, गोवा के अंदर। और किसने लगाई थी, पुर्तगालियों ने। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो पुर्तगाली आए थे, यूरोपियों की अगर हम बात करें, यूरोप से आने वाले विदेशियों की बात करें, उनमें से सबसे पहले कौन आए थे भारत में, पुर्तगाली। अपने नाम भी सुना होगा, 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत में आया था। वास्को डी गामा, तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है, छापाखाना है, वो कहाँ लगाया था, गोवा के अंदर। ये रहा हमारा गोवा। तो गोवा के अंदर उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। अगला क्वेश्चन, कि कलकत्ता के बाद भारत की राजधानी बना। कलकत्ता, मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया है कि प्रारंभिक जो अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता, कलकत्ता के बाद भारत की राजधानी बना, बाद भारत की राजधानी बना, कौन सा शहर बना भाई, दिल्ली। कलकत्ता के बाद भारत की राजधानी किसे बनाया अंग्रेजों ने, दिल्ली को। कब बनाया, दिसंबर 1911 में। तो कल हमने जिस तरह से बेसिक मैप जो लास्ट क्लास में हमने किया है, वो आपको पता होगा कि भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है वो यहाँ स्थित है, ये रही। तो इस यहाँ भारत की राजधानी स्थापित की गई थी दिसंबर 1911 में। कलकत्ता, ये रहा हमारा कलकत्ता, कि अंग्रेजों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, कलकत्ता। कलकत्ता के बाद भारत की राजधानी किस शहर को बनाया, दिल्ली को बनाया अंग्रेजों ने। कब बनी थी, दिसंबर 1911 में। अगला क्वेश्चन, कि वह स्थान जहां पर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ध्यान दो कि वह स्थान जहां हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है बेटा, इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह और इसके अलावा इनके साथ थे जतिन दास और अजय घोष। इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और वो स्थान कौन सा था बच्चों, दिल्ली। HSRA, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HSRA की स्थापना किस शहर में की गई, तो वो हमारा आंसर क्या बनेगा, दिल्ली में की गई थी भाई। और कब की गई थी, 1928 में। किसने की थी, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष ने। अगला क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वह स्थान जहां अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। बटुकेश्वर ने बम फेंका। तो वो स्थान भी कौन सा था बच्चों, दिल्ली। वो स्थान भी कौन सा था, दिल्ली।
अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर जो उसमें नेशनल असेंबली थी जिसके अंदर अंग्रेज एक सभा कर रहे थे जहां पर विभिन्न तरह के राजनीतिक गतिविधियां संचालित थी, उन गतिविधियों के बीच बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका। तो वो असेंबली कहाँ थी? वो असेंबली भी दिल्ली के अंदर स्थित थी। बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से मैप में जो आ सकते हैं वो बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चनों से जुड़े अगर कोई समस्या है, इनसे संबंधित आपके कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आ सकता है मानचित्र में भरने के लिए वो ये रहेगा कि कांग्रेस का विभाजन या कांग्रेस की फूट, कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में फूट या विभाजन, कांग्रेस की फूट, कांग्रेस विभाजन, फूट या विभाजन, या इसे सूरत की फूट भी कहा जाता है। सूरत की फूट जो 1907 में हुई थी। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है बच्चों वो हर वर्ष होता था। तो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन वो सूरत के अंदर हुआ। तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के जो गर्मवादी नेता थे, जो नरम दल के नेता थे, उनके बीच में अध्यक्ष को लेकर आपस में तकरार हो जाती है या बहस शुरू हो जाती है। इस घटना को सूरत की फूट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो संदर्भ में कांग्रेस पार्टी में फूट कब पड़ी या कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ या सूरत की फूट कब हुई थी 1907 में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सूरत। हमने पहले पढ़ा है कि सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत एक बंदरगाह था, हमने पहले पढ़ा है, जिसका 18वीं सदी में महत्व धीरे धीरे कम होने लग गया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ है सूरत, तो इस गुजरात राज्य में है, तो यहाँ हम सूरत को दिखा सकते हैं। तो जहाँ कांग्रेस पार्टी में क्या हुई थी? फूट पड़ी थी, इसको सूरत की फूट भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कांग्रेस पार्टी में जब 1907 में फूट पड़ी तो पुणे दोबारा एक समझौता होता है जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी इसको कहते हैं। 1916 में हुआ था बच्चों ये। तो इसके तहत जो 1907 में कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी वो अब दोबारा मान लें कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, गरम नरम दल की बात करें, या इसके साथ जो मुस्लिम लीग की हम बात करें, ये सभी एक साथ मिलकर सामने आए। तो इस जो सामने आए इसको इतिहास में लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो लखनऊ पैक्ट हो वो कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो जो क्वेश्चन आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है बच्चों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है बच्चों ये अमृतसर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर जो शहर है वो पंजाब में स्थित है। अमृतसर है वो पंजाब में स्थित है। आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, आपको अच्छी नॉलेज होगी इसके बारे में, किस तरह से जो जलियांवाला बाग नामक जो एक खुला स्थान था, एक तरह से चार दीवारी से घिरा हुआ एक स्थान था, वहाँ किस तरह से जनरल डायर के कहने पर जो लोग वहाँ बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और निर्दोष लोगों को जिस तरह से मारा गया। तो ये बहुत ही जघन्य कांड था जनरल डायर के द्वारा। ये जो घटना घटित हुई थी वो अमृतसर के अंदर घटित हुई थी। तो हमारा जैसे हम पंजाब की बात करें ये पंजाब है, तो बच्चों ये वो स्थान था अमृतसर।
जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर, ये वो स्थान था जहां पर 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोनों संग्राम इस प्रश्न को आप याद कर सकते हैं कि कब हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य के लिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कि पूर्ण स्वराज्य की हम बात करें कि जिस समय भारत अंग्रेजों का एक गुलाम राष्ट्र था, भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, तो भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य के लिए, पूर्ण स्वराज्य हेतु एक सम्मेलन किया था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट के स्थान पर, अधिराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति चाहिए या पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए। इसके लिए 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और लाहौर अब वर्तमान की हम बात करें पाकिस्तान का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए कांग्रेस ने अपना 1929 में अधिवेशन कहाँ किया था? लाहौर के अंदर। जिसके अंदर जिसकी अध्यक्षता जे.एल. नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जे.एल. नेहरू के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पूर्ण स्वराज्य हेतु कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। अब चलते हैं ये, जैसे हमारा जो पंजाब है, पंजाब की आज़ादी के बाद दो हिस्से हुए थे, एक पूर्वी पंजाब और एक है पश्चिमी पंजाब। तो लाहौर वो पश्चिमी पंजाब में स्थित था। तो यहाँ ये वो स्थान था जहाँ पूर्ण स्वराज्य के लिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस शहर का या उस केंद्र का नाम क्या था? लाहौर। ये हमारा लाहौर, ये हमारा वो केंद्र था जहाँ 1929 में पूर्ण स्वराज्य के लिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, अब हम थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे यहाँ, विशेषकर महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश है। प्यारे बच्चों, अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के आंदोलनों की बात करें। देखो आप सभी को पता होगा जिस तरह से जो गांधी जी हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। अगर हम भारत की आज़ादी में अलग अलग नेताओं की बात करें तो उन नेताओं में अगर किसी महापुरुष, किसी व्यक्ति का अगर सर्वोच्च स्थान है वो थे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश है वो 1915 से माना गया है। जिस तरह से गांधी जी भारत में राजनीति में आने से पहले जब वो अफ्रीका में गए थे 1893 के अंदर, तो वहाँ भी उन्होंने जिस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भारतीय या विभिन्न तरह के जो आदिवासी जनजाति लोग थे या वहाँ के जो अश्वेत लोग थे उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया जाता, तो उनके लिए गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर बहुत से आंदोलन चलाए। जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो यहाँ आने के बाद देखा कि भारत के अंदर भी अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, उनका शोषण किया जा रहा है। तो गांधी जी का पहला जो राजनीतिक पदार्पण है वो हमें चंपारण के अंदर देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन इस तरह का कि गांधी जी ने पहला जो राजनीतिक आंदोलन है या पहली जो गांधी जी की राजनीतिक झलक है वो हमें किस आंदोलन में दिखाई देती है? तो उस झलक या उस पहला जो एक छोटा आंदोलन गांधी ने चलाया उसको चंपारण नील आंदोलन कहते हैं, जो 1916 में चलाया गया, 1917 में सॉरी। जो चंपारण है वो बिहार के अंदर है। गांधी जी का पहला जो राजनीतिक सत्याग्रह था, पहला राजनीतिक जो सत्याग्रह था वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? राजनीतिक सत्याग्रह वो हमें चंपारण के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कहाँ है? बिहार के अंदर। तो अब हम बिहार में चलते हैं जहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला राजनीतिक पदार्पण किया या पहला जो कोई आंदोलन था। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंपारण के अंदर जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे
उनके साथ अंग्रेजों ने एक प्रथा शुरू की हुई थी जिसको 3 कठिया प्रथा कहते हैं। 3 कठिया कि अपनी जो टोटल जो जमीन है उसके 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी होगी। जो नील की खेती है, आपने 8वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि नील की जो खेती है वो बहुत ही जो उपजाऊ भूमि है उसके लिए बहुत फायदेमंद नहीं थी। दूसरा कि नील की खेती से किसानों को एक तो भूमि को वो उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देती, दूसरा इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी नहीं होता। तो वहां के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया जिसको नील आंदोलन भी कहा जाता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वहां के स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया और गांधी जी वहां पहुंचे। आखिरकार सरकार को जो 3 कठिया प्रथा थी उसको समाप्त करना पड़ा और नील आंदोलन करने वाले जो किसान थे उनकी बातों को मानना पड़ा। तो हम जैसे पहला जो गांधी जी का पदार्पण हमें चंपारण में दिखाई देता है। तो बच्चों, चंपारण जो है बिहार में, ये हमारा बिहार राज्य है। तो ये वो स्थान था जहाँ से गांधी जी ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका नाम क्या है बेटे? चंपारण। ये वो स्थान था जहाँ से गांधी जी ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा जो आंदोलन है गांधी जी का वो खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा के अंदर भी इसी तरह की घटना घटी कि वहाँ खेती करने वाले जो किसान थे, खेड़ा के जो किसान थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उनकी जो ओलावृष्टि या विशेषकर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी वजह से खेड़ा के किसानों की जो फसलें वो नष्ट हो गई थी। फसलें नष्ट होने से किसान अब जो अंग्रेजों को कर देने में सक्षम नहीं थे, तो खेड़ा के किसानों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया। ये जो आंदोलन चला खेड़ा सत्याग्रह 1918 में चला और खेड़ा जो स्थान है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। तो अब हम गुजरात में चलते हैं। ये हमारा गुजरात राज्य है। तो यहाँ वो स्थान था खेड़ा जहाँ से गांधी जी ने 1918 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। इस आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तीसरा जो छोटा आंदोलन गांधी जी का वो है अहमदाबाद मील मजदूर। ये भी 1918 में हुआ। अहमदाबाद के अंदर जो मील मजदूर थे वो अपना इंक्रीमेंट या बोनस बढ़वाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उनका नेतृत्व भी गांधी जी ने किया। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। तो इसका नेतृत्व भी किसने किया था? गांधी जी ने। तो बच्चों ये चलते हैं। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। ये रहा अहमदाबाद। यहाँ से गांधी जी ने अहमदाबाद के मील मजदूरों का नेतृत्व किया था। तो ये गांधी जी के प्रारंभिक 3 छोटे आंदोलन थे। पहला हमने पढ़ा चंपारण। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। और साथ में मैप का जो कार्य है या मैप का जो वर्क होगा आपका, उसमें भी ये आ सकते हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं गांधी जी के बड़े। अब बच्चों हम गांधी जी के एक बड़े आंदोलन का जिक्र करते हैं। तो गांधी जी के द्वारा जो 3 छोटे आंदोलन हमने पढ़े, चाहे हम चंपारण आंदोलन की बात करें, चाहे हम खेड़ा आंदोलन की बात करें, या फिर उनके अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह की बात करें, इसके अलावा गांधी जी ने 3 बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व भी भारत में किया है। उनमें पहला जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन। जरूर आपने इसके बारे में तीसरा जो अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा होगा। तो असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी ने एक विशेष अधिवेशन की मांग की। और ये जो अधिवेशन है बच्चों सितंबर 1920 में कलकत्ता के अंदर आयोजित किया गया था। गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा, क्यों न हम, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सहयोग से जो अंग्रेजों की अपनी सरकार जो बनी है उस सरकार को हम गिरा सकते हैं, और उनका अगर हम 1 वर्ष तक सहयोग ना करें तो 1 वर्ष के दौरान हमें जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता, उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए कांग्रेस ने अपना विशेष अधिवेशन का आयोजन किया। जो कांग्रेस के अधिवेशन वो ज्यादातर दिसंबर के महीने में होते थे, और ये विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में आयोजित किया गया। ये जो अधिवेशन है बच्चों कलकत्ता में आयोजित किया गया था।
बहुत बार पीछे प्रश्न हमारे आए हैं कि कलकत्ता को हमने बहुत बार अच्छे से उसकी हमें पहचान हो गई कि कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जिसे वर्तमान में कोलकाता भी कहा जाता है, कोलकाता भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो बच्चों ये है कलकत्ता। तो कांग्रेस का असहयोग आंदोलन के लिए जो विशेष अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। यहाँ प्रपोजल रखा गया है सहयोग आंदोलन का, और इसे कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? उसका आयोजन दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर किया गया। और नागपुर कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। ये रहा हमारा महाराष्ट्र स्टेट। राज्यों की तो बहुत अच्छे से पहचान हो चुकी होगी आपको सभी को, जो पिछले हमारी क्लास रही है। तो बच्चों जो नागपुर है वो यहाँ है। नागपुर को बच्चों भारत की संतरों की राजधानी भी कहा जाता है। अगर भारत में हम संतरों की बात करें, सबसे अधिक जो संतरे हैं वो नागपुर के अंदर होते हैं, संतरों की राजधानी भी कहा जाता है। तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? नागपुर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है बच्चों कि जिस तरह से मान लें कांग्रेस ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा था तो इसके कार्यक्रम, इसके परिणाम क्या रहे, क्या क्या कारण रहे, वो सब आपने तीसरे अध्याय में जरूर पढ़े होंगे। तो इसी दौरान जैसे गांधी जी ने अपना मूल मंत्र दिया था कि हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, न कि हिंसा का। अहिंसा के मार्ग पे चल के हम आजादी को प्राप्त करेंगे। लेकिन अचानक 5 फरवरी 1922 के दिन चोरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित होती है। वहां उग्र भीड़ ने एक थाने को आग लगा दी, जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी, और 22 पुलिस वाले उस आग में जिंदा जल गए। कि उस उग्र भीड़ ने उस थाने को आग लगाई जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। इस बात से गांधी जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी ने तो आंदोलन शुरू करने से पहले कहा कि हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, जिसके अंदर किसी तरह का मान लो उपद्रव, लड़ाई, दंगे ये कुछ नहीं होंगे। तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसको स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। आखिरकार इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन है उसको गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो आपके मानचित्र में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? वो घटना कौन सी थी? चोरी चौरा की। ये जो घटना थी बच्चों, जो चोरा चोरी एक स्थान है गोरखपुर के अंदर, ठीक है ना। चोरी चोरा जो स्थान है गोरखपुर यूपी के अंदर है। तो पूछा जा सकता है कि 5 फरवरी 1922 को जो घटना घटित हुई चोरी चोरा की, वो घटना कहाँ घटित हुई? उस स्थान का नाम क्या है? चोरी चोरा। तो इस स्थान को हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये जो स्थान है बच्चों हमारा यहाँ पड़ेगा। तो ये वो स्थान था जहाँ 5 फरवरी को, इसका नाम क्या है बच्चों? चोरी चोरा। इस घटना की वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस से ले लिया था। अगला जो गांधी जी का बड़ा आंदोलन है बच्चों वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी गांधी जी का बहुत बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने कि हम अंग्रेजों की जो आज्ञाएं हैं, अंग्रेजों के जो नियम कानून है उसको विनम्रता पूर्वक उनका हम आंदोलन को, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो इस तरह का जो आंदोलन की शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 को हुई थी भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 12 मार्च 1930। तो इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए विशेष कर हम यहाँ नमक का जिक्र करेंगे कि उसमें जो नमक था उस पर अंग्रेज टैक्स लेते थे। हालांकि जो नमक है वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है, जो खारा पानी है विशेषकर समुद्रों का जो पानी उससे नमक बनता था, उसमें अंग्रेजों का कोई योगदान नहीं था। फिर भी अंग्रेज भारतीयों से क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। तो इस बात को सामने रखते हुए गांधी जी ने अब नमक
कर को अपना एक मुद्दा बनाते हुए एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत किस स्थान से, वो स्थान कौन सा था? साबरमती आश्रम, जो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। और हम देखते हैं ये रहा हमारा, और जो अहमदाबाद है बच्चों, हमने पहले भी इसको फिल किया है, मैप के अंदर दिखाया है। अहमदाबाद है गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो ये रहा बच्चों आपका अहमदाबाद। यहाँ गांधी जी ने अपना एक आश्रम बनाया था, और उस आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने शुरुआत या नमक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक यात्रा भी आपसे पूछा जा सकता है कि नमक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद, अहमदाबाद में। अब यहाँ से गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की, और अपने 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने यात्रा की शुरुआत कर दी। और वो कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। यहाँ जो दांडी है बेटा, यह है आपका दांडी। कि नमक यात्रा की समाप्ति कहाँ हुई थी? दांडी के अंदर। तो अपने 78 साथियों को लेकर गांधी जी आगे बढ़े, और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक, प्राकृतिक रूप से जो नमक है उसको उठाकर या नमक बनाकर इस आंदोलन या नमक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत है की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने गांधी जी की नमक यात्रा कहाँ समाप्त हुई? दांडी के अंदर। दांडी भी कहाँ है? गुजरात में। तो दांडी के अंदर गांधी जी की नमक यात्रा समाप्त हुई, या नमक जो आंदोलन, नमक जो सत्याग्रह, इसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं छोटे, वो और मैं आपको बता देता हूं कि वह स्थान जहां पर गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है बच्चों, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये 1932 को हुआ था। तो इसके ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। इससे पूर्व जितने गोलमेज सम्मेलन थे, उन सम्मेलनों के बाद जिस तरह से कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया, उसमें विशेषकर जो छूत माने जाने वाली जातियां थी या छुआछूत अस्पृश्य जो माने वाली जातियां थी, उनको रिजर्वेशन की बात की गई। तो ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, उनके निर्वाचन क्षेत्र अलग बनाने की बात की गई। तो ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, और गांधी जी ने पूना की उसमें यरवदा जेल के अंदर वो बंद थे, जेल के अंदर, तो वहां उन्होंने आंदोलन कर दिया या अनशन पर वो बैठ गए। तो अंततः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मान ली जो दलित माने जाने वाली जातियां थी, उनका नेतृत्व वो कर रहे थे। तो अंततः गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। जो यरवदा जेल थी बच्चों, वो पूना के अंदर थी, इसी कारण इसको पूना पैक्ट कहा गया। ये कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। और पूना जो बच्चों है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये हमारा जैसे मुंबई था, मुंबई तो बहुत बार हमने भरा है, तो यहाँ था पूना। यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है बच्चों। एक क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया, कि जून 1920 में JL नेहरू ने किसानों की आंदोलन चल रहा था, उस स्थान का दौरा कर किसानों का नेतृत्व किया। वो स्थान है बच्चों अवध। जो अवध है वो लखनऊ अवध है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है बेटा। तो ये रहा हमारा अवध, ये वो स्थान है अवध, जहां पर 1920 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया था। ये कौन सा स्थान है बच्चों? अवध।
एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि 1907 में पहला जो इस्पात संयंत्र स्थापित किया जमशेदजी टाटा के द्वारा, पहला जो इस्पात संयंत्र है, इस्पात संयंत्र है या टिस्को भी जिसको कहते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को है, इसकी जो स्थापना 1907 में कहाँ हुई थी? जमशेदपुर के अंदर। कहाँ हुई थी? जमशेदपुर के अंदर। और जमशेदपुर है बच्चों वो झारखंड के अंदर स्थित है। जमशेदपुर का है झारखंड में, यहाँ ये हमारा वो केंद्र है जमशेदपुर, जमशेदपुर। तो 1907 में टिस्को या इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो जमशेदजी टाटा ने की थी, और वो स्थान कौन सा है? जमशेदपुर, जहां पर भारत का पहला इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। और यहाँ 1912 में स्थापित कब हुआ था? 1907 में। और 1912 में यहाँ से इस्पात स्टील का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो इस तरह से बच्चों हमने जो हमारा तीसरा लेसन है, विशेषकर जो हमारी भारत और समकालीन विश्व जो पुस्तक है उसमें से जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इस क्लास में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू। और आप ध्यान दो बच्चों एक बार, ये अब इस वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चे कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। उनको क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। थैंक यू।